स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जिसे हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपको पता होगा कि हमारे देश में एक नए सीजेआई के रूप में अब जो है यहाँ पे आ चुके हैं। इससे पहले जो थे आप देख सकते हैं DY चंद्रचूड़ साहब थे। अब जो है यहाँ पे संजीव खन्ना के रूप में जो है हमें यहाँ पे नए जो है क्या मिल चुके हैं, तो सीजेआई मिल चुके हैं। ये 51 सीजेआई होंगे हमारे यहाँ पे, है ना। सीजेआई क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी क्या भूमिका होती है आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बहुत डिटेल में कि इनकी जो है कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है एक इस देश में। हम इन सारे पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं कि यहाँ पे इनको अपॉइंट करने का क्या सारे तरीके होते हैं, अपॉइंट कैसे किया जाता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इन सारे पहलुओं को देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप बता दूं, आज तो सबसे बड़ी जो है ना, इनको जो अपॉइंट किया गया ना, वो नवंबर 11 को जो है इनको जो है अपॉइंट किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे किया जाता है, अपॉइंट करने का तरीका क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिटेल में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज का तो सबसे बड़ा खबर तो यही है क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं और साथ ही साथ देखें तो झारखंड के जो है इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं। झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रही है। उसी प्रकार से अगर देखें तो वहां पे जो है आप देखें, अगर महाराष्ट्र में देखें तो महायुति जो है वो जो है सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, जिसमें से सबसे बड़े जो है पार्टी के रूप में उभरती है यहाँ पे बीजेपी के रूप में। ठीक है, तो लेकिन आज जो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं सीजेआई के रूप में, हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि इनके किस तरीके की जिम्मेदारियां होती है, क्या इनको जो है किस तरीके से जो है फैसले लिखने होते हैं और किस तरीके से ये देश में जो है हमारे देश में एक अगर देखें सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने का प्रयास किया जाता है। इन सारे चीजों को आज समझने का प्रयास करेंगे डिटेल में। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पे अगर हम देखें तो इनको जो है यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले अगर देखें तो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और जो है ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं ब्लैंक पेज में अगर आपको समझाऊं तो थोड़ा सा अगर आप समझें कि देखिए कितना बड़ा भूमिका इनका हो जाता है हमारे देश में। अगर देखें तो हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं ना। इसमें क्या होता है, हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे संविधान को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? तो सबसे पहला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। अगर हम देखें तो एक हिस्से को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव। और दूसरा जो होता है अगर हम बात करें तो यहां पे होता है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, और तीसरे को अगर हम बात करें तो यहां पे होता है, इसको बोलते हैं जुडिशियरी। मैंने ये कई सारी वीडियो में बताया भी है, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहें तो समझ लें। यहां पे क्या है, एक जो है यहां पे एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जिसको कहते हैं जुडिशियरी। इन्हीं के हाथों जो है होता है ना, इन्हीं के जो है ना, इन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी जो कंट्री होती है इनके हाथों में होती है। आप ऐसे समझें कि हमारे संविधान ने क्या किया है, 3 हिस्सों में हमारे संविधान सभा ने क्या किया है कि मतलब 3 लोगों के हाथ में ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि भैया आपके ऊपर ही पूरी की पूरी कंट्री जो है क्या होगी, यहां पे निर्भर होगी। ऐसी स्थिति में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं, आपको पता होता है एग्जीक्यूटिव के हेड आमतौर पे प्रेसिडेंट को माना जाता है। अगर देखें संविधान के हिसाब से तो प्रेसिडेंट को माना जाता है कि हेड यही होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को ही मानते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि दरअसल एग्जीक्यूटिव के हेड वो प्रेसिडेंट ना होकर कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम होते हैं। तो यहां पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है किनकी, तो पीएम की। एग्जीक्यूटिव में सबसे बड़े जो होते हैं कहने के लिए राष्ट्रपति, बट वैसे अगर देखा जाए तो यहां पे पीएम होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से लेजिस्लेचर में अगर देखें, अगर दोनों सदनों की बात करें, अगर पार्लियामेंट में दोनों सदन, अगर राज्यसभा लोकसभा की बात करें, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में जो होगा वो यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा में कौन होते हैं, स्पीकर सबसे बड़ी जो है यहाँ पे पावर, सबसे बड़ी जो जिनके पास जिम्मेदारी होती है या आप समझिए उनके पास पावर होती है, वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, इसको अध्यक्ष के रूप में कहते हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं, जिसको हम लोग सभापति कहते हैं, तो चेयरमैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वहां पे किसको मैनेज करना, राज्यसभा को मैनेज करना। जो कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो एक तो आप समझ लिए कि यहां पे एग्जीक्यूटिव में सबसे पावरफुल कौन होते हैं, पीएम होते हैं। उसी प्रकार से लोकसभा में स्पीकर और यहां पे राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। उसी प्रकार से जुडिशियरी में जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होगा, जुडिशियरी में सबसे पावर, उससे ज्यादा पावर किन्हीं के पास नहीं है, आप समझिए वही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
इसी को कहते हैं CJI। यही वो व्यक्ति हैं, आप समझिए कि जितना पावर आप समझ रहे हैं ना, इनको अगर आप एग्जीक्यूटिव के हिसाब से सबसे ज्यादा पावर है, उसी प्रकार से अगर लेजिस्लेचर में देखें तो इनके पास पावर है, उसी प्रकार से पूरे के पूरे जुडिशियरी सिस्टम में, पूरे के पूरे जुडिशियरी सिस्टम में जो पावर जो रखते हैं वो रखते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो है CJI, और इन्हीं के पास सबसे बड़ी जो है यहाँ पे ताकतें होती है। और इस प्रकार से तीनों जो है अपने अपने अधिकार को, जिनको सबको अपनी अपनी जो है यहाँ पे क्या मिली हुई, जिम्मेदारी मिली हुई है संविधान के हिसाब से, सबको जो है क्या दिए गए हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, और उसके आधार पर ही काम करते हैं। सबके क्षेत्र अपने अपने बटे हुए कि आप किस दायरे तक काम कर सकते हो, आपकी एरिया क्या है, इनकी एरिया क्या होगी, सबके बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया गया है संविधान में। ठीक है, तो यही होते हैं, यही वो लोग हैं जिनके माध्यम से क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा देश है यहाँ पे कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये बेसिक बातें समझ ली, तो आप समझ गए हो कि यहाँ पे CJI की कितनी बड़ी भूमिका हो जाती है। ठीक है, तो अब समझते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पे नए CJI है या 51 CJI है, तो अब हम इनके महत्व को आप समझ पा रहे होंगे कि कितने बड़े जो है यहाँ पे इनके बारे में अगर चर्चा होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो कितने बड़े पर्सनालिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो इन्हीं की जो है नियुक्ति हुई है, यहाँ पे ये रिटायर्ड हो चुके हैं, DY चंद्रचूड़ साहब जो है रिटायर हुए, और उसके बाद जो है इनका नंबर यहाँ पे आया। हम लास्ट में बात करेंगे कि जुडिशियरी सिस्टम में अभी भी कौन कौन से कमियां पाई जाती है, लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लें कि इनकी जो है ना किस तरीके से यहाँ पे नियुक्ति की गई है। तो ये सारे पहलू को आप समझ गए होंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर चलता है, यानी कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से पूरा का पूरा पावर सेपरेट किया गया है कि कोई जो है किसी के ऊपर हावी नहीं होगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर के थ्योरी को हम लेके चलते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं, जो कि जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति के पास अगर पावर दे दिया जाए किसी एक हिस्से में, अब जरा सोचिए, किसी एक हिस्से में अगर पावर अगर बढ़ा दिया जाए, पूरा का पूरा पावर सौंप दिया जाए, तो अब समझिए क्या होगा कि वो किस और अग्रसर हो सकता है। तो हमारा जो है सत्ता जो है वो अपने आप को जो है बहुत ही ज्यादा क्या हो सकता है, अपने आप को मान सकता है कि भैया सब कुछ हम ही है, और ऐसी स्थिति में चीजें खराब हो सकती है। इसलिए हमने क्या किया है, पावर को यहाँ पे क्या किया है, बांट दिया है, सेपरेट कर दिया है, ताकि ये दोनों तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चले, ये इसको बैलेंस करे, ये इसको बैलेंस करे, ये इसको बैलेंस करे, और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे बैलेंस करते हुए क्या करते हैं, सरकारी चलती है। कई बार ये अगर मनमानी करती है, कई बार ये अगर मनमानी करती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हस्तक्षेप करता है, भैया आप जो है अपनी सीमाओं को लांघ रहे हो, पार कर रहे हो। उसी प्रकार से अगर ये कहीं पावरफुल बनने का प्रयास करता है, तो जुडिशियरी वहां भी क्या करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। कई बार जो है यहाँ पे अगर ये जुडिशियरी अगर बाहर अपनी सीमाओं के उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो क्या करता है यहाँ पे लेजिस्लेचर क्या करता है, इसको दबाने का प्रयास करता है, और इस तरीके से हमारे यहाँ पे बैलेंस करते हुए चलता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे संतुलन सरकार आप मान के चलिए देखी जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पावर हमारे यहाँ पे सेट किया गया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे नए CJI के रूप में आ चुके हैं। अब जो है इनकी क्या क्या भूमिका रहेगी, इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, नवंबर जो है 20 यानी कि नवंबर 11 को जो है इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, और जो है इनके रिकमेंडेशन से, इनके हालांकि कॉलेजियम सिस्टम में 5 लोग होते हैं जो रिकमेंड करते हैं, वो 4 मोस्ट सीनियर जजेज होते हैं, कहाँ के, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, और प्लस एक CJI होते हैं। ये 5 लोग मिलकर क्या करते हैं, ये 5 लोग अब मतलब जो है तय करते हैं कि अगला CJI क्या होगा। और इसी पे कई बार डिबेट होता है कि जज अगला कौन होगा, CJI कौन होगा, ये डिसाइड करने वाला व्यक्ति भी कोई अलग बॉडी से नहीं होगा, ना एग्जीक्यूटिव से होगा, और ना ही जो है वो किसी लेजिस्लेचर के हिस्से से होगा। कुल मिला के वो जो होगा वो इसी के जो है यानी कि जुडिशियरी से ही होगा। आप ऐसे समझिए कि ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ना, ये जुडिशियरी का ही जो है वो मेंबर होगा जो तय करेगा कि अगला CJI कौन होगा, अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। ये पहले तय करके जाएंगे, और लास्ट में केवल फॉर्मेलिटी के लिए राष्ट्रपति उनको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। और ये सारे तरीके यहाँ पे आमतौर पे अपनाए जाते हैं हमारे देश में, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है मामला यहाँ पे सामने आता है कि यहाँ पे जो नए CJI कौन होंगे, तो ये रिकमेंडेशन जो DY चंद्रचूड़ साहब है, इनके रिकमेंडेशन से फाइनली जो है डिसाइड किया गया कि यहाँ पे राजीव खन्ना जो है, यहाँ पे संजीव खन्ना जो है, यही जो होंगे क्या होंगे, चीफ जस्टिस होंगे। और इस तरीके से इनको अपॉइंट कर लिया जाता है, यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा इनको जो है अपॉइंट कर दिया जाता है। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें, अगर इनके हम बैकग्राउंड की बात करें थोड़ा अगर समझे, तो इस तरीके से लेटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाइनली जो है लेटर जारी किया गया सरकार के द्वारा कि भैया हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी जो है आप यहाँ पे कहानी आप समझ सकते हैं।
अब जो है अगर थोड़ा सा अगर हम बात करें इनके बारे में, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको जो है अपॉइंट किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके बारे में अगर थोड़ी सी अगर जानकारी लें तो संजीव जो है यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो यहाँ पे पीरियड तक रह सकता है कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे सीजीआई के रूप में मैक्सिमम जो है 65 साल तक रह सकता है। कितने साल तक रह सकता है? तो 65 सालों तक अपने कार्य को ये कर सकता है। ऐसी स्थिति में देखें तो इनका जन्म जो हुआ है यहाँ पे 14 मई 1960 को हुआ है, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे उनकी जो है उम्र हो जाती है 40 और प्लस 24, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो टोटल 64 साल हो गया है। और इस हिसाब से, और अब जो है ना अभी अब लास्ट जो है 24 के लास्ट में चल रहे हैं, नवंबर में चल रहे हैं, इस हिसाब से 5 से 6 महीने ही बचे हैं, क्योंकि मई 25 में ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे। मई कब? 13 मई को ये रिटायर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 65 से ज्यादा वो नहीं जा सकते। पिछले 6 सालों से ये सुप्रीम कोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का अवसर इनको अब प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी अगर ग्राउंड आप देखें तो यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ है 14 मई को हुआ है 1960 को। इस तरीके से 1983 में जो है इनरोल होते हैं एडवोकेट के रूप में, कहां पे? तो द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। उसी प्रकार से देखें 2004 में अपॉइंट होते हैं स्टैंडिंग काउंसिल, यानी कि सिविल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली में जो है इनको अपॉइंट किया जाता है सरकारी वकील के रूप में। और इस प्रकार से अगर उसके बाद देखें 2005 में अपॉइंट होते हैं एडिशनल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, एडिशनल जज के रूप में यहाँ पे आते हैं। उसके बाद ये परमानेंट जो है जज बना दिए जाते हैं, कहां पे? दिल्ली में बन जाते हैं। इसके बाद 18 जनवरी 2019 को, 18 जनवरी 2019 को इनको अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट का जज, और विवाद यहीं से होता है। सुप्रीम कोर्ट का जब इनको जज अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जज होना और सीजेआई होना ये दो अलग बातें हैं, क्योंकि वहां पे जज के रूप में आप काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे सीजेआई के रूप में जो है आप काम करोगे, वो तो देश का सबसे सर्वोच्च पद हो जाता है जुडिशरी के सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनको अपॉइंट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है 32 जजों को बाईपास करके। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे रूल क्या है ना, कि जब भी कोई सीजीआई बनेगा या फिर जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, तरीका ये है कि जो सबसे, मान लेते हैं यहाँ पे हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, हाई कोर्ट में कई सारी जजेस हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो अपॉइंट होगा, जो सीनियर जज होगा, जो वरिष्ठ जो यहाँ पे जो जज होगा ना, उसको ही क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो सीनियरिटी के हिसाब से कहा जाता है कि सीनियरिटी के हिसाब से ये व्यक्ति जो है, ये जो यहाँ पे संजीव खन्ना जो आप देख रहे हैं, ये 33वें नंबर पे थे, 33वें नंबर थे, यानी कि इससे 32 पहले और सीनियर जज थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन वो नहीं जा पाए, क्योंकि जो है इनको अपॉइंट कर लिया गया 32 जजेस को जो है यहाँ पे क्या करके गैप करके इनको 33वें नंबर वाले व्यक्ति को उठा लिया, और जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बना दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए। 2019 की बात है जब इनको अपॉइंट किया गया था। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से लगातार जो है ऐसे व्यक्ति जो है वहां पे पहुंच पाते हैं सीजीआई के रूप में, जो पहले से तय है, जो पहले से तय, ये आरोप एक बार नहीं कई बार लगा है, ये पहले से जुडिशियरी सिस्टम है, इसीलिए तो उसके ऊपर कहा जाता है कि वहां पे वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्योंकि जो है जो जज आमतौर पे यहाँ पे सीनियरिटी के हिसाब से जो 33वें नंबर पे था, उससे पहले अगर आप वो रूल रखते हैं कि सीनियरिटी के हिसाब से होगा, तो वैसी स्थिति में ये तो 33वें नंबर पे थे। ऐसी स्थिति में इनको जो है बाकी 32 को बाईपास करके इनको जो सेलेक्ट किया गया, इस हिसाब से कहा जाता है कि यहाँ पे पहले से सारा कुछ सेट था कि इन व्यक्ति को जो है पहले उठा के लाया जाए, ताकि जो है फाइनली इसको सीजीआई का पद सौंपा जाए। आपको मैं बता दूं, इससे पहले जो है इनके जो चाचा थे, इनके चाचा बहुत ही मतलब बहुत ही जो है प्रचलित जो है यहाँ पे इनका नाम रहा है। तो उनका नाम अगर हंसराज खन्ना, अगर आपने सुना हो, हंसराज खन्ना, जिस समय इंदिरा गांधी जी का सरकार हुआ करता था उस समय काफी ज्यादा एक्टिव थे वो, तो जज के रूप में। तो उस हिसाब से जो है ना, वो जो है सीजीआई कहा जाता है कि बनते बनते रह गए थे। इसके पीछे कारण था क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगा हुआ था। जब इमरजेंसी के दौरान जो है ना, इमरजेंसी का विरोध किया गया था, इमरजेंसी का विरोध करने वाले इनके चाचा हंसराज खन्ना हुआ करते थे। तो हंसराज खन्ना जो है उनको जो है सीजीआई बनने ही वाले थे, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से उनका नंबर था बनने का, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको ना बना के जो है उनके जगह पे दूसरे जज को अपॉइंट कर लिया गया, जो एमएच बैग करके जो है व्यक्ति हुआ करते थे, उनको जो है अपॉइंट कर लिया गया था।
और इस हिसाब से काफी विवाद भी हुआ था कि यहाँ पे इस हिसाब से अगर देखें तो पूरा का पूरा जो है अब जुडिशरी पे भी मतलब कंट्रोल हो गया है एग्जीक्यूटिव का, और इस हिसाब से पूरा का पूरा लगातार जो है ये छवि बनी रही कि यहाँ पे पूरा का पूरा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सांठ-गांठ चल रहा है, जो कि आमतौर पर नहीं होना चाहिए एक हमारे देश में, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर को जो है यहाँ पे बताया गया है, तो सेपरेशन ऑफ पावर में ये होना उचित नहीं है। तो इस हिसाब से कई सारी चीजें यहाँ पे चली थी और काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि ये एक तो उनके जो है सबसे उनके जो है ये भतीजे हैं हंसराज खन्ना के, और साथ ही साथ इनके जो फादर साहब है यहाँ पे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो इस हिसाब से बैकग्राउंड इनका जो है काफी ज्यादा ऑलरेडी स्ट्रांग रहा है। इस हिसाब से इनको जो है कहा जाता है कि कुल मिला के आने से पीछे का कारण, या इससे पहले अगर देखें डी वाई चंद्रचूड़ साहब को देखें तो वह भी जो है उनके फादर साहब भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे वही आ सकता है, एक तो छवि यहाँ पे बनती है और कई सालों से बन रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कहां तक जाएगा, या ऐसे समझिए कि जुडिशरी सिस्टम में कौन कहां तक जाएगा ये पहले से कहीं ना कहीं तय हो चुका होता है। और ये आरोप लगातार लगता है, और इसमें जो है जब भी सरकार को एक्शन लेना चाहती है, सरकार जब भी कोई एक्शन लेना चाहती है कि भैया सरकार को भी इन्वॉल्व करो, आप अपने नियुक्ति में आप खुद को जो है केवल अकेले अपने सिस्टम के बलबूते पे खुद को खड़ा कर रहे हो, तो यहाँ पे एक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा है, यहाँ पे पार्लियामेंट का बहुत बड़ा भूमिका होता है लोकतंत्र को चलाने के लिए। ऐसी स्थिति में ना इसमें जो है ना एग्जीक्यूटिव का कोई हिस्सेदारी है, ना ही बाकियों का। तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। सरकार ने जब भी प्रयास किया कि भैया हम क्या करेंगे आपके नियुक्ति में, हम चाहते हैं अपना योगदान जो है दे, तो ऐसी स्थिति में उस जो है ना उस बिल को कि वो क्या करते हैं यहाँ पे असंवैधानिक घोषित कर देते हैं कि आप जो है हमारे पावर में हस्तक्षेप कर रहे हो, हमारे एरिया में एंटर कर रहे हो, और इस हिसाब से क्या करते हैं वो रद्द कर देते हैं उनके इस बिल को। और ऐसे कई बार हुआ है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अक्सर जो ये आरोप लगता है, इस हिसाब से देखें तो ये पूरा का पूरा इसके बाद जो दिसंबर जो है ना चेयरमैन बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस कमेटी के रूप में, और करंटली देखें तो एग्जीक्यूटिव चेयर जो है एग्जीक्यूटिव यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नेशनल जुडिशरी एकेडमी भोपाल। और इस तरीके से फाइनली जो अब जो ये जो जज बने हैं यहाँ पे 13 मई 2025 तक ये अब रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पिता हाईकोर्ट जो यहाँ पे पिता जो इनका हुआ करता था हाईकोर्ट के जज थे, और इनके जो है यहाँ पे चाचा जो है क्या थे, जो हंसराज यहाँ पे जो खन्ना थे, जो संजीव खन्ना की विरासत में इनके फादर साहब जो देवराज खन्ना दिल्ली के हाईकोर्ट जो रह चुके हैं, वहीं चाचा हंसराज खन्ना जो कि यहाँ पे इंदिरा गांधी के सरकार में इनका विरोध किया था इमरजेंसी का, और ऐसी स्थिति में क्या हुआ यहाँ पे उनको सीजेआई बनने से रोक दिया गया था। तो ये बातें आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें हुई थी। 1977 में वरिष्ठता के आधार पे उनको चुना नहीं गया था, जो कि आप समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे जब ये जो व्यक्ति हैं कौन, तो ये आपका जो हंसराज खन्ना हुआ करते थे उस समय इंदिरा गांधी के समय में, तो वो जो है यहाँ पे बनने थे, इनको सीजेआई बनना था, लेकिन वो नहीं बन पाए थे क्योंकि उनका जो है इंदिरा गांधी के मतलब वो जो वहां पे इमरजेंसी लगाया गया था उसका विरोध किया गया था। और ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि जो सत्ताधारी जो पक्ष था, तो वो विपक्ष के जो नेता थे, विपक्ष के नेता मानते हैं कि दरअसल ये हमारी तरफ से अपनी बातें कहता रहा। उस वैसे स्थिति में जब चौधरी चरण सिंह की जब सरकार आई थी, उसके बाद आपको पता ही है कि जब इमरजेंसी लगा था उसके जस्ट बाद जब चुनाव हुआ था तो जनता पार्टी सरकार में आई थी। तो जनता पार्टी जैसे ही गिरी उसके बाद चौधरी चरण सिंह के रूप में यहाँ पे सरकार जो है यहाँ पे 1 साल के लिए जो बनी थी, उसमें ये कानून मंत्री बनाए गए थे। उसमें ये कानून मंत्री बनाए गए थे 4 दिन के लिए। आप समझिए 4 दिन के लिए ये कानून मंत्री बने थे। उसके बाद जब सरकार गिरी वापस से, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी शासन में फिर से यहाँ पे आई थी, ठीक है, जो कि आपको मालूम होगा। अब इस तरीके से हम देखें तो देखिए यहाँ पे 4 दिन के लिए यहाँ पे हंसराज खन्ना जो कानून मंत्री के रूप में रहे थे। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दिया। वो देखिए ये जो 2019 में क्या हुआ था ना, जब इनको अपॉइंट किया गया था सीनियरिटी के हिसाब से कहा जाए तो 32 लोगों को, जैसा मैंने बताया 32 जजों को यहाँ पे क्या कर दिया गया था, बाईपास कर दिया था, इनको यहाँ पे लाया गया था। तो ये सारी चीजें तो बवाल भी थी। कई बार वहां के दिल्ली के हाईकोर्ट के जो जज हैं कैलाश जो है गंभीर करके, इन्होंने क्या किया था, आरोप लगाया था कि यहाँ पे 32 जजों को क्या किया गया है, 32 जजों को बाईपास करके जो है यहाँ पे संजीव खन्ना को यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है जज के रूप में, जो कि गलत है। तो इस तरीके ये सारी कहानियां आपके बीच यहाँ पे स्पष्ट हो रही होगी कि किस तरीके से सारी बातें यहाँ पे चल रही है। जैसा आप देख सकते हैं उस समय जो अपॉइंट किए गए थे दिनेश महेश्वरी हो गए,
या संजीव खन्ना हो गए, इस तरीके से उस समय इनको अपॉइंट किया गया था जब यहाँ पे कार्यकाल में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के रूप में थे, जो कि काफी ज्यादा विवाद हुआ था कि नहीं, ये जो है 32 जजों को बाईपास करके यहाँ अपने जो यहाँ पे अपॉइंट किए हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस तरीके से पूरा का पूरा ये विवाद चला था, जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा अब देखिए, संजीव खन्ना जो है, इनके ऐतिहासिक फैसलों में कई बार नाम आता है कि संजीव खन्ना ने ये पिछले 6 सालों में कई सारे फैसले दिए हैं। कई सारे फैसलों में अगर देखें तो 450 बेंच में हिस्सा लिए थे। वो 450 बेंच में क्या है, हिस्सा लेते। बेंच समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से कि कई बार क्या होता है ना, जैसे 5 जजेस का बेंच होता है, कई बार 7 होता है। अब तक जो सबसे बड़ा बेंच बैठा है ना हमारे यहाँ पे, वो 13 जजों का बेंच बैठा है, जिसमें जो है आपको पता होगा ये बेसिक स्ट्रक्चर जो कंसेप्ट आया था, केशवानंद भारती केस, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मैंने केशवानंद भारती के मामले को बहुत डिटेल में बताया हुआ था कि उस दिन भले ही जो है केशवानंद भारती जो है केस हारे थे, लेकिन देश जीता था, क्योंकि उस दिन एक जो है बहुत बड़ा कंसेप्ट आया था जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर पे बहुत मैंने बात किया हुआ है, मैंने समझाया था आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसमें बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया था कि सरकार कभी भी, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी और कई बार जो मनमानी रवैयों को वो अपनाया करती थी, और इस समय जो है 1900, मैं जो बात कर रहा हूं 1973 की बात कर रहा हूं, और उस समय जो है एक बहुत बड़े जो है, जब उस समय पूरा का पूरा सत्ता जो है, पूरा का पूरा जो है ना मैक्स, जो इसको बोलते हैं पूरा मेजोरिटी के साथ बैठी हुई थे इंदिरा गांधी, और उस समय जजमेंट आया था केशवानंद भारती का, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि भैया ऐसा है कि सरकार कभी भी जो है ना, हाँ ठीक है, एक लिमिट तक जो है वो संशोधन करे संविधान में, लेकिन जो है उसके सीमा को नहीं लांघ सकती है। और वो सीमा क्या है उसको कभी बताया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट। उसने बोला कि जब समय आएगा, समय के हिसाब से क्या करेंगे हम क्लियर करेंगे। इस हिसाब से क्या किया वहां पे, जो अगर देखें तो सरकार के हाथ को बांध दिया था, क्योंकि जब भी सरकार कोई ऐसे कदम उठाती है, संविधान में कोई बड़े चेंज करती है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, क्योंकि उस दिन जो कंसेप्ट आया था, मूल ढांचे का कंसेप्ट आया था, और उस जजमेंट के साथ पूरा देश जीता था। क्योंकि अब जब भी कभी भी कोई बड़ा चेंज अगर संविधान में करने का प्रयास करता है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बुरा है, तो उस केस को, यानी कि जो 13 जजेस का जो बेंच बैठा था, उस केस को जो है ना यहाँ पे सामने लाके बोला जाता है कि केशवानंद भारती केस में स्पष्ट किया गया था कि कभी भी जब भी कोई ड्रास्टिक चेंज करेगा संविधान में, तो वहां पे अगर जो है वो मूल ढांचे के खिलाफ जाता है और लगता है कि संविधान के का जो है ना जो ढांचा है उसी में जो गड़बड़ी हो रही है, तो वहां पे उस कानून को रद्द किया जा सकता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है मामला यहाँ पे हुआ था। और आपको पता होगा इस सुप्रीम कोर्ट में, मतलब अब तक के इतिहास में सबसे बड़े केस को अगर आपको रखना है तो सबसे बड़ा केस माना जाता है केशवानंद भारती, जिसमें से 13 जजेस का बेंच बैठा था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो बेंच का मतलब होता है ये 13 लोग क्या करेंगे, इसमें बैठेंगे और आमतौर पे क्या करेगा, यहाँ पे किसी भी मामले का सुनवाई करेंगे। तो मैक्सिमम 13 जजों का जो है बेंच अब तक बैठा है, जो कि आप समझ सकते हैं। इसी हिसाब से यहाँ पे देखें जो जस्टिस खन्ना है, इनका रिकॉर्ड क्या है, तो यहाँ पे 450 बेंचों का हिस्सा रहे हैं, जिसमें से उन्होंने खुद 115 फैसले लिखे हुए हैं। अब तक जो 115 फैसले लिखे हुए हैं, जिसमें से कई सारे मामले आप जो है ना उन्होंने लिखे। हाल की अगर बात करें तो सीएम जो केजरीवाल थे, उनको जब जेल में भी भेजा गया था, जब जो है यहाँ पे सरकार के द्वारा जब उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, तो जब वो जेल गए थे तो यहाँ पे उनको रिलीज करने में जो है इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इसी प्रकार से देखें तो अभी रिसेंट में जो एएमयू वाला जो कंसेप्ट चल रहा था, जो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो मामला भी चल रहा था, इसमें भी इन्होंने क्या किया है, जो माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर जो है यहाँ पे क्या किया, इसने समर्थन किया। इसमें भी बहुत डिटेल वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा, तब आपको चीजें और भी स्पष्ट रूप से समझ आएगी। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे ख्याल से ये बेंच क्या होता है, ये भी बात आप समझ रहे होंगे किस तरीके से जो है यहाँ पे कुछ जजों का जो होता है एक पैनल बनता है, और उस पैनल में क्या होता है, किसी बड़े मामले को डील किया जाता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो इसके फेवर में, जैसे यहाँ पे केशवानंद भारती में 7-6 से जो है यहाँ पे केशवानंद मामला यहाँ पे स्पष्ट किया गया था, तो 7-6 से यहाँ पे क्या हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में आया था। तो 7 जज जो है यहाँ पे इसके फेवर में थे, और बाकी 6 जज जो थे, यानी कि 6 जो जज थे वो इसके विरोध में थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये मामला पूरा स्पष्ट किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कई सारे मामले, जैसे अब इन्होंने क्या किया था ना, अगर आप देखें 2024 की अगर बात देखें तो वीवीपैट जो मशीन है, वीवीपैट मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, जब वोटिंग करते हैं, जब वोट करते हैं, तो ईवीएम जो होता है, ईवीएम मशीन के बगल में एक वीवीपैट लगा होता है, जिसमें से आपकी पर्ची कटती है। तो वो जो है इसको लेकर जो है कहा गया था, जब यहाँ पे आया था
इनको जो सुनवाई को लेकर, तो वीवीपैट मशीन में पर्चियों के वेरिफिकेशन की मांग के वाली याचिका पे खारिज कर दिया गया था। कुछ लोग यहाँ पे जो है ना मांग किया गया था कि भैया उसके जो है यहाँ पे जो वीवीपैट वाली जो पर्चियां होती है उसमें वेरिफिकेशन को लेकर जो याचिका आया था, तो इसको खास तौर से इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे खारिज किया था। इसी प्रकार से जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड है इसको लेकर भी इन्होंने क्या किया था, सुनवाई किया था कि भैया ये दरअसल एक क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो जस्टिस खन्ना सहित 5 जजों की बेंच ने क्या किया था, राजनीतिक दलों को गुप्त दान देने वाली जो इलेक्टोरल बॉन्ड थी इसको असंवैधानिक करार दे दिया था। जस्टिस खन्ना का कहना था कि वह योजना जो है उचित नहीं है, जो वोटर्स के सूचना के अधिकार के खिलाफ जाता है। तो ऐसे कई सारे मामले इन्होंने जो है स्पष्ट किए हैं। जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर आर्टिकल 300 समर्थन जो है ना, आर्टिकल 370 का ये समर्थन करते हैं। और इस तरीके से तमाम तरह के, जैसे 2019 में या 23 में ऐसे कई सारे जो है मामलों में इन्होंने अपनी यहाँ पे अगुवाई की है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये मामला आप समझ सकते हैं। अब रह गया सवाल यहाँ पे इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो एक आता है कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, कैसे किस तरीके से यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम काम करता है, तो इन्हीं को हम समझने वाले। देखिए सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो जैसा कि मैंने बताया 1+4 का कंसेप्ट होता है। एक जो ऑलरेडी जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कि यहाँ पे जब यहाँ पे संजीव खन्ना को जब अपॉइंट किया जाना था, तो इससे पहले जो एक जो वहां पे सीजीआई ऑलरेडी जो है अभी जो रिटायर्ड नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे, एक महीने पहले क्या करेंगे, एक महीने पहले यहाँ पे क्या करेंगे, नोटिस कर देंगे किसको, यहाँ पे कानून मंत्री जो होते हैं, जो लॉ मिनिस्टर होते हैं, उनको यहाँ पे क्या करते हैं, रिपोर्ट भेज देते हैं कि भैया हम जो है चाहते हैं कि इस व्यक्ति को जो है यहाँ पे सीजीआई बनाना चाहिए, इनकी सहमति से। ठीक है, अब यहाँ पे अब वो भेज दिए कहाँ पे, कानून मंत्री के पास। अब कानून मंत्री भेजते हैं पीएम के पास। कानून मंत्री किसके पास भेजते हैं, पीएम के पास भेजते हैं। और पीएम किन के पास भेजते हैं, फिर वापस से राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, ये फाइनली जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, और इसके हिसाब से फिर बाद में उनको यहाँ पे किया जाता है, इनका जो है शपथ ग्रहण होता है। और इस तरीके से पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। और इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम ये काम करता है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो ज्ञापन होती है, जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है, ये सारी तरीके जैसा कि मैंने आपको समझाया। परंपरा के तहत सुप्रीम कोर्ट में अनुभव के आधार पर सबसे सीनियर जज की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। सीनियरिटी के हिसाब से ही बनते हैं आमतौर पे, लेकिन यह प्रक्रिया जो है ज्ञापन के तहत होती है, जिसे एमओपी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और इस तरीके से इनको अपॉइंट किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये परंपरा जो है 1999 से चला आ रहा है। और इसके बाद जो है इसमें जो है जजों को अपॉइंट करने का ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है। कॉलेजियम के सिस्टम को लेकर संविधान में कोई अनिवार्यता नहीं है, ये बातें ध्यान रखिएगा। संविधान में कॉलेजियम को लेकर कोई बातें लिखी हुई नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल जो है एक परंपरा के आधार पे हम इसको चला रहे हैं। कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन इसी के तहत जजों को नियुक्ति होती आ रही है 1999 से लेकर अब तक। अगर देखें तो कानून भी नहीं है और ना ही संविधान में इस तरीके की कोई भी बातें यहाँ पे लिखी गई है। 2015 में हालांकि प्रयास किया गया था कि संविधान में संशोधन करके इसको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि बनाया गया था, लेकिन इसको जो है ना फाइनली कह दिया गया था, जैसा मैंने बताया ना कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था, यानी कि जो है उनका जो है सीजीआई का कहना था, यानी कि आप जुडिशियल सिस्टम का कहना था कि भैया आप जो है हमारे एरिया में इंटरफेयर कर रहे हो सरकार को, इसलिए उस कानून को क्या कर दिया गया था, यहाँ पर रद्द कर दिया गया था। उसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, जो कि आप समझ सकते हैं। इसके बाद एमओपी पर जो है बातचीत जारी रही और बीते सालों में केंद्र सरकार ने भी कहा है कि अभी एमओपी को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। कई बार जो है एमओपी पे है ये सिस्टम चल रहा है कॉलेजियम सिस्टम, इस पे कई बार आरोप लगता है कि भैया अब जो है यहाँ पे सरकार भी इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर सरकार इन्वॉल्व होती है तब जाके और भी ट्रांसपेरेंसी आ सकता है, और भी बेहतर तरीके से क्या हो सकता है, यहाँ पे चीजें हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हालांकि जब भी ऐसा कोई आता है, कानून जब भी लाया जाता है, तो यहाँ पे इसको फाइनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है, जो कि ऐसा आप देख सकते हैं, क्योंकि वो मानता है कि हमारे अंडर में यानी कि हमारे पावर में आप हस्तक्षेप कर रहे हो, और इस तरीके से मामले निकल के सामने आते हैं। तो पूरा का पूरा आप मामला समझ गए हो कि क्या है। सबसे सीनियर जज जो है बनते हैं सीजीआई, रिटायरमेंट तक रहते हैं। इनके 3 प्रक्रिया, नियुक्ति का प्रक्रिया मैंने बता दिया कि नियुक्ति का प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि ये 1 महीने पहले सीजीआई जो होंगे, और कॉलेजियम का 1+4 जो है, ये क्या करेंगे, सीजीआई जो होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे पीएम को भेजेंगे, ये कानून मंत्री को भेजेंगे, ये किसको भेजेंगे, लॉ मिनिस्टर को भेजेंगे, रिपोर्ट अपना सजेशन देंगे। उसके बाद लॉ मिनिस्टर पीएम को भेजेगा, और पीएम से यहाँ पे प्रेसिडेंट के बीच जाएगा,
और प्रेसिडेंट फाइनली क्या करेगा यहाँ पे अपॉइंट करने का जो है यहाँ पे जो सारे फॉर्मेलिटी जो होती है वो सब यहाँ पे करेंगे। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा प्रक्रिया ये सारा प्रोसेस चलता है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ऐसे कई सारे जो अगले 7 सालों में 8 जजेज जो है फिर से अभी आने हैं, ये 6 महीने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे और इसके बाद जो है 8 जजों की सीरीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम भी मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कॉलेजियम सिस्टम किस तरीके से यहाँ पे जजों को अपॉइंट करता है। हमारे संविधान में अगर बात करें तो आर्टिकल 124 अगर देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 124(2) में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करें तो 217 में लिखा हुआ कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं जजों को। ये सारे तरीके यहाँ पे साफ तौर से मेंशन किए गए हैं। तो ये सारी बातें आप समझ सकते हैं जैसा कि मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आगे कई सारे जो है जस्टिस संजीव खन्ना के बाद ऐसे कई सारे जो है BR गवई हो गए, जस्टिस सूर्यकांत हो गए, या फिर जस्टिस विक्रम नाथ हो गए, जस्टिस BV जो है नागरत्ना हो गए। ऐसे तमाम तरह के ये जो आप देख रहे हैं सीरीज देख रहे हैं, इस तरीके से आगे जो है आने वाले जजेस के रूप में लिस्टेड है, जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। हालांकि इंदिरा गांधी जब शासन में थी तो बताया ना मैंने, बाईपास करके जो है ना यहाँ पे जो जज को बनना था वो जज ना आके जो है जिनको जो है जो एलिजिबल थे उनको बाईपास करके जो है अपने मन पसंदीदा जो है जज को क्या किया था, उन्होंने अपॉइंट किया था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा विवादित भी रहा था। अब देखें तो अगले जो है ना ये 5 जो कुछ समय तक रहने वाले, जो 6 महीने तक जो रहेंगे, 13 मई 2025 तक जो रिटायर हो जाएंगे, इसके पहले जो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सदस्यों को अपॉइंट कैसे करते हैं, इसको लेकर जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे ये सुनवाई करने वाले हैं। कौन? तो अभी जो आए संजीव खन्ना वो करेंगे। मैरिटल रेप केस को लेकर, जो मैरिटल रेप केस को लेकर लगातार ये जो विवाद रहता है, तो उसको लेकर भी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जो है जजमेंट लिखेंगे। बिहार जाति जो जनगणना है, जातिगत जो जनगणना को लेकर जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी वैधता बताएंगे कि क्या है, सही है, नहीं है। सबरीमाला को लेकर केस जो है उसके रिव्यू को लेकर भी यहाँ पे बात कही जा रही है कि इनके अंडर ये सारे केस लिस्टेड हैं। राजद्रोह सेडिशन को लेकर जो है, सेडिशन को लेकर जो है यहाँ पे जो मामले हैं, ये सारे मामले इनके सामने होंगे और ये सारे मामले क्या करेंगे, इस पे सुनवाई अपनी करेंगे। अब रह गया सवाल, अगर हम देखें इसमें कमियां क्या है। अगर जुडिशरी सिस्टम में, जैसा कि एक तो बताया, ये जो क्या है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। और साथ ही साथ अगर बात करें इसमें कहा जाता है, अगर आप देखें नॉर्मली अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो 10 लाख में जो है केवल 19 जज है, जो कि अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश में आप 3 करोड़ से ज्यादा केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा केसेस क्या है, पेंडिंग पड़े हुए हैं। 10 लाख पे केवल 19 जज है, जो कि आप सोच सकते हैं कि कितनी जो है। इसीलिए स्थितियां और भी ज्यादा विकराल हो जाती है हमारी। ट्रांसपेरेंसी की तो कमी है ही। इसी प्रकार से अगर देखें तो इसीलिए कहा जाता है 45% से अधिक लोगों का कहना है, 45% से अधिक लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, या फिर पूरा जुडिशरी सिस्टम जो है भ्रष्ट है। ये क्या है, भ्रष्ट है, क्योंकि अपने मन जो पसंदीदा जो लोग हैं वही आगे तक पहुंच पाते हैं। अपने आप में ये बातें कही जाती है। कहा जाता है कि अभी भी जो वैकेंट सीट है, लगभग 6000 प्लस जो है ना सीटें खाली पड़ी हुई है, जिसको भरा नहीं जा रहा है, जो अपने आप में एक सवालों के घेरे में आता है। हालांकि अगर कहा जाए तो अगर यहाँ पे तुलना किया जाए अगर अमेरिका से, तो अमेरिका में चाहे कितना भी गंभीर मामला क्यों ना हो, उसको 3 साल के भीतर क्या करना होता है, उसको निपटारा करना होता है। उसको किसी भी हाल में क्या करना होता है, निपटना होता है। लेकिन हमारे देश की स्थिति क्या है, आप समझ ही रहे हैं। सालों से केसेस जो है ना पेंडिंग पड़े होते हैं, जो कि आप भली भांति इस चीज को समझ रहे होंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं, जो कई सारी कमियां हैं और कई सारी चीजें जो है आप देख। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए ना, ये गैप आप देखिए, 10 लाखों पे केवल जो है ना 19 जो है जज होते हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि कितनी जो है स्थितियां विकराल। इसीलिए यहाँ पे केसेस जो है लगातार पेंडिंग जो है दिखाई देते हैं। अलग दूसरे देशों की तुलना तो आप देख ही रहे हैं कि स्थितियां यहाँ पे कभी भी क्या करता है, वो 3 सालों में मामले को निपट देता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर देखें तो सालों साल जो है ना, तारीख पे तारीख वो वाली स्थिति चलती रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में ये स्पष्ट रूप से आपको समझ आया होगा किस तरीके से सीजीआई का चयन होता है, सीजीआई का भूमिका क्या होता है, कितना बड़ा जिम्मेदारी उनके हाथ में होता है। ये सारी बातें आज मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से आपको समझ आई होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।